चलो, अगर पूछे कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं तो आप बताओ इतना अनुभव से, क्या रीजन है हिस्ट्री पढ़ने के पीछे? सर जो सामने लिखा हुआ है हिस्ट्री, हम जो डायलॉग है वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को, हमारे जो फ्यूचर है उसको ब्राइट बनाने के लिए, ताकि हम लोगों को ये पता चले जो आज हमारा भारत है या हम लोग हैं जहाँ पर हैं वो क्यों है और कैसे है। देखो ठीक है, वो तो मैंने लिख दिया। हिस्ट्री का पढ़ने का मेन पर्पस होता है कि इतिहास में जो अच्छाइयाँ हमने गेन की और जिस कंडीशन में हम पहुंचे या जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसका सुधारने का क्या तरीका। कोई भी समस्या अचानक से तो क्रिएट होता नहीं, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई समस्या पास्ट से ही कोई आ रही है। तो अगर पहले ये समस्या हुई तो उसका समाधान लोगों ने क्यों क्या निकाला, देश गुलाम कैसे हुआ, और आगे हम कौन सी गलतियां ना करें जिसकी वजह से फिर से गुलाम हो जाए। तो ये सब जो अध्ययन है वो क्या है, हिस्ट्री कहलाता है। तो परिभाषा के अनुसार क्या है, हिस्ट्री इज द डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट एंड ग्लोरियस। जो समय बीत चुका है और जो समय चल रहा है, इन दोनों का संवाद क्या है, हमारा भविष्य बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारे दादाजी चोर थे, कैसा लगा सुन के? बुरा लगा। अगर मैं कहूं तुम्हारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, अब कैसा लगा सुन? अच्छा लगा ना। तो आपको अपने दादा से मतलब है नहीं, लेकिन दो स्टेटमेंट दिया और आपका हाव भाव क्या हो गया, बदल गया, है ना। तो लिखिए, अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें हम तो इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडाइवल हिस्ट्री, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है 5 लाख BC टू 750 AD, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है 750 AD टू 1757 AD, और मॉडर्न हिस्ट्री का टाइमिंग है 1757 टू 1947 प्लस टिल नाउ। आज की क्लास भी कल के लिए क्या हो जाएगी, इतिहास हो जाएगी, है ना। तो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न 3 भागों में डिवाइड करके क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जहां जहां पे भी हिस्ट्री में डिविजन्स आएंगे समझो कि कोई बड़ी घटना वहां पे घटी है। इसीलिए आपको एक चीज तो पता है ना, बीसी और एडी में क्या फर्क है, कोई है तो बताओ। बीसी और एडी का मतलब क्या है? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ। तो वो तो आपने फुल फॉर्म बता दिया। बीसी और एडी का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूं कि बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ है तो क्या समझोगे इसका मतलब, ये बताओ। मतलब जो बुद्ध है वो जीसस क्राइस्ट से इतने साल पहले पैदा हुआ, तो आज से कितने साल पहले हुए? अगर जोड़ा जाए, मैं बोलूं 2025 अभी चल रहा है, तो आज से कितने साल पहले हुए बुद्ध? तो मतलब पहले तो 0 AD तक जाएंगे। एग्जैक्ट बताओ कैलकुलेट करके। तो मेरे पास देखो, दुनिया में एक पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जिसकी भी सत्ता रहेगी ना, वो अपने नाम से इतिहास लिखता है। जैसे कि गुप्तों ने अपने गुप्त संवत चलाया, शकों ने शक संवत चलाया, ऐसे करके, ठीक है। तो जब अंग्रेजों का राज हुआ पूरी दुनिया पे, खासकर यूरोपियंस का, इंग्लिश जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उन्होंने कहा कि अब दुनिया का इतिहास हम लिखेंगे, है ना। तो दुनिया का इतिहास लिखेंगे तो उनके लिए लैंडमार्क आदमी क्या था, किससे रेफरेंस लेते हो? तो उन्होंने कहा हमारे भगवान। तो अंग्रेज कौन सा धर्म को फॉलो करते थे? क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में भगवान कौन है? जीसस क्राइस्ट। तो उन्होंने कहा कि अब दुनिया जीसस से पहले क्या थी और जीसस के बाद क्या है, यही इतिहास हम लिखेंगे। तो जीसस के टाइम को उन्होंने क्या किया, शून्य घोषित कर दिया। तो जीसस के बाद जो घटनाएं होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडी। एडी का 2 फुल फॉर्म है, आफ्टर डेथ, ठीक है, और दूसरा फुल फॉर्म क्या है, एन्नो डोमिनी, जो तुमने बहुत बार किताबों में देखा होगा, है ना। आफ्टर डेथ का मतलब क्या हुआ, जीसस को। अगर मैं कहूं कि साल कौन सा चल रहा है अभी, 2025, तो 2025 कहने का मतलब क्या है कि दुनिया को 2025 साल हुए? नहीं, जीसस क्राइस्ट को गुजरे हुए 2025 साल हो चुके हैं। दुनिया तो लाखों करोड़ों साल से है ना। तो जीसस क्राइस्ट के बाद का जो इतिहास लिखा जा रहा है उसको हम एडी में डिनोट करते हैं। और इसी को जो मॉडर्न इतिहासकार है, अब चूंकि कहते हैं कि नहीं हम अंग्रेजों का नहीं फॉलो करेंगे, तो इसके जगह पे लिख देते हैं सीधे CE, करंट एरा या कॉमन एरा, ठीक है। कॉमन एरा या फिर
करंट ईयर। आजकल जो इंडियन इतिहासकार है, जो नई किताबें लिखी जा रही है, वो ऐसे लिखते हैं सीई। तो सबका मतलब एक ही, जीसस से पहले जो घटनाएं हुई है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो मैंने बोला कि बुद्ध का जन्म कब हुआ है, बर्थ ऑफ बुद्धा 563 बीसी। तो अब आप बताओ कितने साल पहले हुए बुद्ध? दुनिया को हो गए कितने साल, 2025 साल। और बुद्ध कब थे? जीसस से भी 563 साल पहले। तो 563 क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 2588। तो 2588 साल पहले, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले बुद्ध आपकी और मेरी तरह इस धरती पर थे कि नहीं थे? ठीक है। अगर यहां पे कुछ आता तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडी एडी होगा तो माइनस, बीसी एडी होगा तो प्लस। अगर आज के तारीख से निकालना हो कितने साल पहले की बात, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में, 1526 एडी में। तो आज से 2025 माइनस 1526, ठीक है। बीसी वाला जहां भी आएगा सब ऐड करेंगे। समझ में आ गया? तो बीसी और एडी इसी को कहते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक है? 5 लाख बीसी से 750 एडी। बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व, हिंदी में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब ईस्वी, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री को इजी वे में पढ़ने के लिए 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट सेक्शन कहलाता है अर्ली मेडाइवल इंडिया, ठीक है, 750 से 1206 ईस्वी। फिर आएगा सल्तनत पीरियड, 1206 से 1526। और फिर आएगा मुगल, ठीक है। ये सब आइडिया समझ में आ रहा है? मुगल पीरियड 1526 से लेके 1757। अब देखो 3 डिवीजन है। तो 750 ईस्वी के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, शासन करने के तरीकों में चेंज आया। आखिर हम क्यों बोलते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत 750 में, कहीं कहीं पे 712 भी यूज करते हैं। तो एकदम कसम खा के नहीं है कि इसी लाइन से मेडाइवल हिस्ट्री हुई। ये रेफरेंस पॉइंट है समझाने के लिए। ये जो समय है ना, अभी आपको सिलेबस लिखवाऊंगा मैं, तो साम्राज्य और राज्य बनने का दौर है। जन, जनपद, महाजनपद, राज्य, और एक छत्र राज्य चल रहा है भारत में। पूरा मौर्य एम्पायर, भारतीय राजा महाराजा राज कर रहे हैं। 750 ईस्वी तक आते आते मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण शुरू हो गया था भारत में। उसी को हमने नाम दिया क्या, मध्यकालीन भारत, मेडाइवल एज। और मेडाइवल एज में भी 3 फेज में शासन व्यवस्था आई है, जो आपको पता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक शासन करने का तरीका चेंज हुआ, इसलिए हमने बोला क्या, मेडाइवल हिस्ट्री। जो भी ज्ञान विज्ञान जो खोज हुए, जो एंशिएंट टाइम के, जिस पे हम प्राउड फील करते हैं, वो सब एंशिएंट हिस्ट्री का देना है। मेडाइवल एज में कोई बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं। 1757 ईस्वी में फिर सत्ता परिवर्तन है। सत्ता मुगलों के हाथ से निकल के किसके हाथ में जा रही है, ब्रिटिश के हाथ, ठीक है। तो एक नई शासन व्यवस्था आ रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। कायदे से अगर सोचा जाए तो कहते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ है, तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शासन करने का तरीका लगभग अंग्रेजों जैसा ही है। जैसे जैसे अंग्रेज छोड़ के गए थे, वैसे वैसे ही हम लोग कॉपी पेस्ट करके शासन कर रहे हैं। वही भाषा, वही कल्चर, वही अंग्रेजी, कुछ बदला नहीं है। मोदी जी का आने के बाद, मोदी जी क्यों बोलते हैं न्यू इंडिया, न्यू इंडिया? 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से शासन। क्योंकि हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे तौर तरीकों को बढ़ावा मिल रहा है पिछले 10-11 सालों से, जो दिखने में भी आता है। नई नई चीजें आई। अशोक राजपथ, दिल्ली में जो राजपथ भवन है, उसको नाम बदल दिया कर्तव्य पथ। शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, हिंदी भाषा को प्रमोट किया जा रहा है, भारतीय भाषाओं को। अभी मोदी जी ने 2-4 दिन पहले भी बोला क्या, कि 1835 में मैकॉले ने शिक्षा व्यवस्था चेंज की थी। अब 2035 आने वाला, यानी 200 साल है। अभी 10 साल हमारे पास पूरे हैं भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करने के, ठीक है। तो 10 साल में अपने आप को क्या करना है, चेंज करना है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो 2-3 टर्म है हिस्ट्री में, आप देखिए लिखिए। पहला आता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, 1 मिनट। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस? जब लिखने और पढ़ने की कला क्या शुरू से थी? नहीं।
नहीं थी ना, बाद में शुरू हुई। तो जब लिखने और पढ़ने की कला नहीं हुई तो उस समय का भी तो कुछ इतिहास होगा। तो उस इतिहास को बोलते हैं हम लोग क्या, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल। जब हम हिस्ट्री लिखते थे किससे, किससे समझते हैं, फॉसिल्स फ्यूल से, बोन्स से, ये सब से। ठीक है। दूसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब यहां पे क्या है, यहां पे रिटन एविडेंस कुछ भी नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है कि कुछ है था या नहीं था, मतलब लिखा हुआ कुछ नहीं है। तो हड्डियां जो मिल गई, जो बोन्स मिल गए, उससे हम इतिहास निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो हो गया प्री हिस्ट्री। लगभग 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का इतिहास है ये। प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि रिटन एविडेंस तो है, रिटन एविडेंस है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पा रहे। जैसे मैं आपको नोट्स आप मांगते हो, मैं नोट्स आपको दे दूं फारसी भाषा में, तो मैं तो कहूंगा नोट्स दे दिया पढ़ लो, क्या तुम पढ़ पाओगे? नहीं। तो वैसे ही प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, रिटन एविडेंस है लेकिन रीडेबल नहीं है। जैसे हड़प्पा सभ्यता। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा हिस्ट्री आता है 600 बीसी के बाद, आफ्टर 600 बीसी, 600 बीसी, जहां पे क्या है, रिटन एविडेंस भी है, रिटन एविडेंस भी है और रीडेबल भी है। हम सही सही पढ़ भी पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, यानी हमारी लिपि में लिखा हुआ, हमारी भाषा में लिखा हुआ। ठीक है, तीनों में ही फर्क है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। एक इसमें से अलग से सेक्शन आता है जिसको बोलते हैं क्या, वैदिक एज या वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड किसको बोलते हैं, वैदिक पीरियड में जैसे वेद वगैरह जो लिखे गए, तो कहते हैं वेद बड़े पुराने हैं, पौराणिक है बहुत ज्यादा। कब लिखे गए किसी को नहीं, ब्रह्मा जी के मुंह से निकला है, उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया, फिर सिखाते 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 आज यहां तक आए। तो बना तो कब, तो पहले वेद को बोला जाता है क्या, क्या बताया मैंने, श्रुति जन्य है, ये सुन सुन के लोग सीखते हैं। तो लिखा गया वेद, वैदिक मंत्रों की जो रचनाएं हुई है कब मालूम नहीं, लेकिन इसको लिखा गया बाद में। जैसे कि आपके सारे नोटबुक वगैरह मैं रखवा लूं अभी, और मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, बस यही पढ़ने पढ़ाने का माध्यम। और इस पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे करते 400-500 साल बाद कोई इसी बात को जो मैं आपको भी सिखा रहा हूं उसको लिख दे, तो ज्ञान उसका होगा कि मेरा होगा? मेरा होगा ना, मैंने बताया ना आपको। तो उसी को बोलते हैं वैदिक लिटरेचर, जिसकी रचना हुई है बहुत पहले लेकिन लिखा गया है बाद में। ठीक है, तो वो हो गया वैदिक पीरियड। ठीक है, तो वेदों के बारे में यही बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, यहां तक चीजें समझ में आ रही है? देख लो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की डेफिनेशन। प्री एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, 3 भागों में बटा है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं सिलेबस आपका क्या कहता है। सिलेबस है, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, पहला है स्टोन एज। ठीक है, पहला टॉपिक आपके सिलेबस का क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री का स्टोन एज। उसके बाद सेकंड टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और क्वेश्चन इससे भी आते हैं, स्टोन एज से भी, पर कम आते हैं। ज्यादा क्वेश्चन कहां से शुरू होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद पहला टॉपिक है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को 2 भागों में हम लोग पढ़ते हैं, एक है ऋग्वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। ठीक है, उसके बाद आएगा महाजनपद पीरियड, और महाजनपद पीरियड में ही आएंगे भारत के 2 महान विभूति, बुद्ध और महावीर, है ना। ठीक है, और इसके बाद भारत का पहला एम्पायर बनेगा कौन, मौर्य। मौर्यन, इंग्लिश में मौर्य लिखते हैं, मौर्यन पीरियड। और जब मौर्यों का डिक्लाइन होगा तो उसके बाद का इतिहास को हम बोलेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, और इसी में शुरुआत हो जाएगा क्या, विदेशी आक्रमण। पोस्ट मौर्यन पीरियड, और यहीं पे शुरुआत होगा क्या, फॉरेन इन्वेजन। एक इन्वेजन मौर्यों के पहले भी हुआ या मौर्यों के टाइम हुआ, नंदवंश जब था। ठीक है, जब अलेक्जेंडर ने शुरुआत की, उसको नहीं काउंट कर रहे हम लोग। उससे पहले ईरानियों ने किया 516 बीसी में,
अलेक्जेंडर ने कब अटैक किया भारत? 326 बीसी में। मौर्यों के बाद बहुत अटैक होने शुरू हुए भारत पे, शक, कुषाण, पहला, भाई बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। ये पूरा इतिहास किसमें कहलाता है? पोस्ट मौर्य पीरियड। तो जितने भी देशी विदेशी शासक थे उनको रिप्लेस किया किसने? गुप्तों ने। गुप्त डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड, ठीक है। और गुप्ते के बाद जो इतिहास आता है उसको बोलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। और फिर आता है राजपूत पीरियड। तो राजपूत पीरियड वही अर्ली मेडावल इंडिया वाला हिस्सा जो कंटिन्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा एक अलग से एक टॉपिक आप पढ़ेंगे साउथ इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं क्या? संगम एज, है ना। अब मैं टॉपिक का नाम डायरेक्टली लिख देता, कर्व क्यों बनाया है? तो देखो, इसको अगर सेंटर मानो तो यहां से कर्व क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है, और यहां के बाद कर्व नीचे जा रहा है। तो यहां से यहां तक का जो दौर है ना, ये है मनी इकोनॉमी चल रही है, यहां पे साम्राज्य बनने का दौर है, ठीक है। जैसे कि यहां पे क्या है, ऋग वैदिक पीरियड में लोग जन के फॉर्मेट में रहते हैं, और लेटर वैदिक पीरियड में क्या बन जाते हैं? जनपद। तो जन से जनपद बना, जनपद से महाजनपद बना, और महाजनपद से एक एम्पायर बना जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। तो राज्य बनने की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। और पोस्ट मौर्य पीरियड जब विदेशी लोग भारत में आ जाते हैं ना, तो बड़ा राजा होने के साथ साथ क्या है, सामंती व्यवस्था भी शुरुआत हो जाती है। छोटे छोटे राजाओं को राजा बना के रखेंगे और खुद टॉप पे बैठ जाएंगे। तो यहां से शुरू होगी फ्यूडलिज्म की। फ्यूडलिज्म कि छोटे छोटे राजा भी अपने अपने क्षेत्र में क्या है, जैसे आज के एमएलए एमपी, मोदी जी कितना भी पावरफुल है, लेकिन देखो बृजभूषण शरण सिंह को इतना आरोप लगा, टिकट मिला ना उसको, लोकल लेवल पे वही पावरफुल है, वहां का राजा वही है। बिहार में मोकामा में देख लो अनंत सिंह को, इलेक्शन से पहले गोली वोली चल गई, फिर भी चुनाव जीत गया। तो एक तरह से फ्यूडल सही, वो लॉर्ड जो बोलते हैं लोकल लेवल पे। तो राजा के होते हुए क्या क्या है, छोटे छोटे सामंत है। और फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है यहाँ पे, थोड़ा उसको ज्यादा पावर मिलता है यहाँ पे, मोमेंटम मिलता है यहाँ पे। और राजपूत पीरियड तक आते आते भारत में सिर्फ फ्यूडल लॉर्ड ही है, कोई भी बड़ा राजा भारत में है ही नहीं। सब के सब छोटे छोटे राजा। भारत में इतने शासन, इतने राजा हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। और इसी का फायदा उठाया किसने? इस्लामिक रूलर्स। वहां से अटैक किए। भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई राजा नहीं है बड़ा जो क्या कर सकता है, उनको रोक सकता है। फिर भी भारतीय राजा महाराजाओं की एक खास बात है कि 1192 ईस्वी तक, यानी 712 ईस्वी में पहली बार अटैक किया उन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने। 712 से लेके 1192 ईस्वी तक किसी भी तरह भारत के अंदरूनी इलाकों में राजस्थान के राजाओं ने इस्लामिक इन्वेडर्स को घुसने नहीं दिया, रोक के रखा उनको। लेकिन जैसे ही 1192 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, पृथ्वीराज चौहान का विकेट गिरा, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के अंदरूनी इलाकों में फैल गए, और 1206 में क्या हो गया, सल्तनत की स्थापना होगी। समझ में आ रहा है ना। तो शुरुआत जो फ्यूडलिज्म की है ना, वो है पोस्ट मौर्य पीरियड में। राजपूत आते आते तक एकदम फैल जाते हैं। समझ में आ रहा है। ये आपका सिलेबस है। कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और संगम में 10 टॉपिक है। 2-2 दिन का टॉपिक है आपके लेवल से। यूपीएससी में तो बहुत लंबा है ना। तो अब आगे बढ़े, यहां तक कुछ पूछना है पूछ लो, देख लो पहले। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है बताओ? मतलब 20 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का इतिहास, जिसमें रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो हम हड्डियों से, फॉसिल्स जो भी मिले हैं, पत्थर के टुकड़ों से इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। प्रोटो में रिटन है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे। हिस्ट्री जहां से रिटन भी है और पढ़ भी पा रहे, उसी को इतिहास बोलते हैं। ठीक है। वैदिक पीरियड में मंत्रों की रचना कभी और हुई थी, लिखा गया बाद। बीसी और एडी का मतलब जीसस से पहले वाली हिस्ट्री, वो क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। बीसी का मतलब जीसस से पहले का इतिहास, और एडी का मतलब जीसस के बाद का इतिहास। तो आप ये बात बताओ कि हम लोग धरती पे ऐसे ही बने बनाए पैदा हुए हैं कि कुछ एवोल्यूशन वगैरह हुआ हमारा? अच्छा, ये यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ। हम लोग जो इंसान आज से देख रहे हैं स्वेटर वेटर पहने हुए, तो ऐसे ही पैदा हुए थे या हमारा इवोल्यूशन हुआ है? कैसे हुआ? हमारे पूर्वज किसको बोलते हैं? नहीं, बंदर। नहीं, बहुत ही पहले से हुआ था।
हमारे जो थे फिश वगैरह से, और फिर वो वाटर से फिर उस पे आए। मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, तो फिर भी हमारे पूर्वज किसको बोलते हैं? मंकी से हम लोग यहाँ तक आए, मंकी से आए, तो मंकी आज मंकी क्यों है, इंसान इंसान क्यों? मंकी भी हो जाता है इंसान इंसान। बंदर जैसी प्रजातियों से आए। आज बंदरों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, देखते हो ना, कोई बंदर है, कोई हनुमान है, कोई लंगूर है तुम लोगों तो बंदरों जैसी प्रजाति थी, उसी में से एक प्रजाति ह्यूमंस की भी थी। तो भारत का इतिहास क्या लिखा है मैंने? 5 लाख बीसी। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो इस समय चला जाएगा 20 लाख बीसी। ठीक है, तो हम बनाते हैं एक सर्कल। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लगभग 20 लाख बीसी ह्यूमन, सबसे जो पुराना स्केलेटन, जो स्केलेटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ढांचा, ढांचा नहीं, कंकाल। जो सबसे पुराना कंकाल मिला है वो लगभग 20 लाख बीसी का, और अभी रिसर्च हो रहे हैं इस पे। ठीक है, हो सकता है कहीं और डाटा मिल जाए, लेकिन जो मानते हैं किताबों में जो लिखा है, सबसे पुराना कंकाल 20 लाख बीसी, यानी दुनिया का इतिहास, ह्यूमन इतिहास की शुरुआत कब से हुई है? 20 लाख बीसी। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि लगभग 20 लाख बीसी में ना 2 तरह के ग्रुप हुआ करते थे जानवरों के। सब जानवर ही थे, हम भी, इंसान भी क्या है, सामाजिक जानवर है। ठीक है, थोड़े से समझदार जानवर है हम लोग, हैं तो जानवर ही। ठीक है, तो 2 तरह के ग्रुप थे। एक का नाम उन्होंने दिया पोंगिडे, और दूसरे का नाम दिया होमोनिडे। होमोसेपियंस नहीं, होमोनिडे। ठीक है, उसी से निकलेगा क्या? होमोसेपियंस। तो पोंगिडे ग्रुप में हमने उन जानवरों को रखा है जो इंसानों के बाद सबसे ज्यादा समझदार दिखते हैं। अब बताओ तुम्हारे बाद सबसे ज्यादा समझदार कौन जानवर दिखता है? और हाव भाव में भी मिलते हैं। चिंपैंजी, सही है। और बताओ, गोरिल्ला, ओरंगुटान। ओरंगुटान कौन सा है? हेरा फेरी देखी है? उसमें चिंपैंजी दिखाता है, और ओरंगुटान भी उन्हीं जैसे दिखता है। अरे केला वेला छीन के खा जाता है, देखे हुए फिल्मों में। ठीक है, और मंकी को डाल देते हैं। इनका शकल सूरत हमारे बात तो यही मैच करते हैं ना, कि कुत्ते से मैच कर दोगे इंसान को किसी भी लेवल से। कुत्ता, हाथी, शेर, बाघ, चीता, कोई मिलता है इंसान से क्या? ये लोग मिलते हैं, लगता है इनको देख के कि हमारे पूर्वज ऐसे रहे होंगे। वैसी एक प्रजाति थी इंसानों की। तो इन ग्रुप को क्या बोला? ये सब किस परिवार से? प्राइमेट परिवार से बोलते हैं, प्राइमेट फैमिली। प्राइमेट फैमिली के ही वर्जन है दोनों। ठीक है, लंगूर, एप जो बोल सकते हैं। इस ग्रुप से जो पहला जानवर या समूह या व्यक्ति बोलो, उसका जो जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया है सब जानवर ही अभी, उसका नाम दिया साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब नाम थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, बट ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, उन्होंने दिया। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो ग्रुप है जो जानवर से इंसान बन रहा है जानवर ही अभी भी, लेकिन जानवर से इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कितने साल पहले? लगभग 20 लाख बीसी में। अब क्या चेंजेज आ रहे हैं? इनकी आंखों की बनावट में और इनके ठुड्डी, चिन्ह में शेप चेंज होना शुरू हुआ। लेकिन ये अभी भी क्या है? 4 पैरों पे ही चल रहे हैं, बाकी सारा ढांचा जानवरों जैसा है। कुछ लाख साल और गुजरे तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद एक ग्रुप आया जिसका नाम क्या है? होमो हैबिलस। अब इसमें क्या चेंज आया? अब इसके बैकबोन के शेप में चेंज आ गया। आपसे मैं पूछूं कि आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है, तो क्या बोलोगे? रीढ़ की हड्डी। क्यों? सपोर्ट मिलता है शरीर को। और बताओ, बैकबोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? आंख, नाक, कान, किडनी, लीवर, सारी जो मूवमेंट होती है बॉडी की वो उस पर डिपेंड है। बैकबोन जो नसें जाती है ना पीछे यहाँ से, वो नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है। आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए और आपको कोई झकझोर के हिला दे, तो सबसे पहले माइंड से पहले जो हिस्सा जागता है वो क्या है? बैकबोन। इसलिए देखो, बैकबोन जिसका जितना स्टेबलाइज है वो आदमी उतना तरक्की करता है जीवन। कभी किस्मत भी होती है 2-4%। ठीक है, नॉर्मली बैकबोन, जैसे कि योग करते हैं, तो योग तो ऐसे ही क्यों बोलते हैं कि भाई साधना करो? ये उंगलियां ऐसे इस फेज में करते हैं ना, मुद्रा होती है, और पालथी मार के, और क्या बोलते हैं? बैकबोन सीधा रखो, गर्दन। क्यों? सोते सोते भी तो कर सकते हो, आंख ही तो बंद करना है।
पुराने जमाने में किसी ने वो एंटीना घुमाया है डिश टीवी वाला, कि घुमा 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 नेटवर्क आ रहा है? वो क्यों करते थे? क्योंकि एंटीना सही या आज भी डिश टीवी जो लगा रहता है, वो जो डिश टीवी का जो एंटीना है उल्टा करके लगा देंगे तो क्या सिग्नल आएगा? उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगाया जाता है ना। तो योग और ध्यान इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से बैठने के बाद शरीर क्या है, एक एंटीना की तरह काम करता है। जो कॉस्मोस एनर्जी है, जो एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी है, वो शरीर लेना शुरू करता है। उसी की तो पावर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो नाम दे दो तुम। साइंस वाले कुछ और बोलेंगे, रिलीजन वाले कुछ और बोलेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि साइंस जब अपने पीक पे होगा, अभी पीक पे आया नहीं है, साइंस जब अपने पीक पे होगा तो वहां दिखेगा कि स्पिरिचुअलिज्म क्या है, बहुत पहले जाके बैठा हुआ वहां पे। क्योंकि हम लोग जो आध्यात्मिक शक्ति है वो सब चीज मानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहने का परिभाषा क्या है, अलग अलग है, ठीक है। अगर बहुत डेप्थ में जाओ, खैर उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलस, इनके शारीरिक बनावट में चेंज आने शुरू हो गए, लेकिन ये दोनों अभी भी किस पे चल रहे हैं, चार। तो इंसानों की सबसे खास बात क्या है कि वो दो पैरों पे चलता है। कभी किसी जानवर को देखे हो दो पैरों पे चलते हुए? बोला हाँ सर, कुत्ते को देखे हैं ना, तो यहां से वहां तक चला जाता है। क्या घर चला जाएगा वो दो पैरों पे? फुदकने और चलने में फर्क होता है, हैं? चलने का मतलब क्या है कि आप घर से पैदल आ गए या जा सकते, इतनी क्षमता है, वो आप जाते नहीं हो अलग बात है, क्योंकि आपको समय बचाना है। लेकिन दो पैरों पे चल के इंसान कहीं भी जा सकता है ना। तो तीसरा ग्रुप जो आया ना, उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, खड़ा होना। तो यही इंसान अपने पैरों पे खड़ा हुआ, और ये घटना घटी कहां पे, अफ्रीका में। पहले मानव प्रजाति कहां मिलती है, अफ्रीका। अफ्रीका में जब चार पैरों की जगह पे दो पैरों पे लोग चलने लगे तो इन्होंने लंबी लंबी यात्राएं कर ली, अब इनमें जान आ गई। दो पैरों पे चलने से क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी पूरी सही होगी। बाकी सब जानवर कैसे चलता है, चार पैरों पे, इसलिए उनके बैकबोन कैसे है, फ्लैट है ना। हमारा सीधा है, हम ऐसे चलते हैं। इसलिए देखो, जब भी आप देखो, अभी फिर सही है, कौन व्यक्ति किस पोस्चर में बैठता है और किस पोस्चर में खड़ा होता है, उसी से पता चल जाता है कि उसका हेल्थ क्या है और अपने जीवन में कितनी पावर रखता है, वो कहां तक जाएगा। योग ध्यान करते हो सबसे पहले क्या बताते हैं, ऐसे खड़ो। आर्मी नेवी इस सब में जाओ तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ठीक से बैठो। आप लोग जो कंधा झुका के बैठते हो ना, आधी एनर्जी यहीं पे लॉस कर देते हो। बैठने का पोस्चर बहुत कुछ तय कर देता है कि किस शेप में बैठे हो। आपका दिमाग कितना सही तरीके से चलेगा ये आपके बैठने के तरीके से, क्योंकि बैकबोन अगर माइंड से कनेक्ट हुआ सही तरीके से, अगर ये डिस्टेबलाइज हो गया तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। अब क्या है, दो पैरों पे चल रहा है। तो आपको मैं अभी जंगल में छोड़ दूं मान लो, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये सब जंगल में ही तो घूम रहे हैं ना, उस समय क्या है, लाखों साल पहले की बात है। जंगली जानवर। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जंगली जानवर। क्यों चैलेंज है जंगली जानवर? क्योंकि उनसे ज्यादा खतरा उनपे नेचुरल, वो आपका शिकार कर लेंगे, क्योंकि आप कितने भी पावरफुल हो उससे ज्यादा लड़ नहीं सकते। दूसरा खतरा क्या है, वो हमसे ज्यादा तेज होंगे। वो हमसे तेज कैसे होंगे? खाना और मौसम सबसे ज्यादा खतरा है। कभी बाढ़ आ गया, बाढ़ नहीं आया तो आग लग गई जंगल में, ठंडी है बहुत ज्यादा, जंगली जानवर अटैक कर देंगे। तो इन सब से बचने के लिए लोगों को एक चीज समझ में आई कि भैया अकेले अकेले घूमोगे तो मारे जाओगे, झुंड में घूमोगे तो बचे रहो। झुंड क्या है, ताकत देता है। आप समाज में क्यों रहते हैं? बोले सर समाज रोकता टोकता बहुत है, लेकिन समाज आपको सुरक्षा भी तो दे रहा है। आज दिल्ली और बॉम्बे बड़े शहरों में समाज उतना सुरक्षा नहीं देता, लेकिन गांव में जाओ, कहीं किसी का भी बेटा बेटी कहीं भी घूम रहा हो, बाप को खबर लग जाती है, क्या रे आपका बचवा देखे तो वहां पे। ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा है कि नहीं, कि आपके साथ कहीं कोई गलत नहीं हो सकता, कि आप इस जगह पे भी घूम रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं आपके, तो आपके पापा को खबर है। ये अच्छी बात है। आप कांड करना चाहते हो कि कोई पता ना चले तो बात अलग है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा तो है कि आप मोहल्ले में रहते हो, परिवार के बीच में। तो समाज का निर्माण हुआ क्यों, इसीलिए हुआ ना, क्योंकि अकेले रहने में आप खुद को क्या है, टारगेट है सबके। आप अकेले रहो तो आप सबके लिए टारगेट, और आपके पीछे दो चार लोग खड़े हैं तो अगला लड़ने से पहले क्या होगा, सोचेगा कि नहीं भाई इसके पीछे भी लोग हैं। तो सामाजिक सुरक्षा है। समाज क्या देता है, एक आपको प्रोटेक्शन देता है, इमोशनली भी देता है, सोशली भी देता है, हर तरीके से।
तो इन तीनों के बाद जो ग्रुप आया ना उसको बोलते हैं हम लोग निएंडरथल। और ये पहला ग्रुप था जो झुंड में रहता था, जिसको हमने नाम दिया है क्या, हमने मतलब साइंटिस्टों ने बैंड सोसाइटी। समाज का निर्माण यहीं से होना शुरू हुआ, क्योंकि इनको पता था कि अकेले अकेले रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो झुंड बना के रखो। अभी आप जब लोग आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए तो कोई किसी को नहीं जानता था। अब यहाँ पे दोस्ती हो गई कि नहीं, दो लोगों में दो किसी न किसी से तो दोस्ती हुई है। अब जब क्लासेस खत्म हो जाएगी तो फिर सब अलग अलग हो जाएगा, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी में कोई मर मुरा जाए और बुरा लगेगा, है कि नहीं। अरे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे बीटेक वगैरह करने जाते हैं लड़के, या हम लोग गए थे तो 8-9 महीना साथ में रहे, 4-4 साल साथ में, एकदम इतनी दोस्ती हो जाती है कि कॉलेज जिस दिन छोड़ता है ना एकदम रोना आ जाता है कि अरे यार ये सब खत्म हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा, मान लो कोई ग्रुप में रह रहा है, कोई परिवार का कोई सदस्य किसी की डेथ होती है, तो इन लोगों ने कहा कि भैया जब कोई मर जा रहा है तो उसकी विदाई क्या करो, सम्मानजनक होनी चाहिए। तो इन्हीं लोगों ने क्या करना शुरू किया, बरियल करना शुरू किया, दफनाना शुरू किया। कभी किसी जानवर को देखा है कि उसका ग्रुप का कोई आदमी मर गया तो उसको मिट्टी खोद के दबा रहे हैं या आग लगा के खत्म कर, नहीं करते, इंसान ही करते हैं। ये दो क्वालिटी इंसानों की है। झुंड में रहते हैं जानवर भी, हाथी देखो झुंड में चलता है परिवार में। हाथी परिवार में क्यों चलता है आपको मालूम, सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो मोटे मोटे पावरफुल हाथी होंगे वो किनारे किनारे चलेंगे, लीड करेगी। जो हथनी होती है जो सबसे पावरफुल, वही परिवार को लीड करती है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चलेंगे, और सबसे पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी होगा। भैंसों का जो झुंड होता है देखना, हट्टे कट्टे भैंसे सबको प्रोटेक्ट करते हो, किनारे पे रहते हैं, बाकी भैंसे बीच में, तो झुंड में वो भी रहते हैं, लेकिन वो दफनाने की प्रक्रिया, क्योंकि अकल नहीं उनमें। और इसी ग्रुप में जब बहुत ज्यादा, बहुत आज से लगभग 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले जो सबसे एडवांस ग्रुप आया उसका नाम पड़ा क्या, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में भी आप साइंस में जाओगे तो वैरायटी है। तो सबसे एडवांस ग्रुप जो हमारा डायरेक्ट पूर्वज है उसको बोलते हैं होमो सेपियंस। सेपियंस 2 बार सेपियंस, ठीक है। तो कहां से शुरू हुई थी, अभी एक नई किताब आई है युवल नोवा हरारी की, ठीक है, ये ज्यूस राइटर है, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही उलट पुलट दिया एकदम, बहुत अच्छा रिसर्च करके आया, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें उन्होंने बताई है, ठीक है। तो होमो सेपियंस हमारे क्या है, डायरेक्ट पूर्वज। हमारा साइंटिफिक नाम साइंटिस्टों ने क्या दिया, होमो सेपियंस सेपियंस, उनके वंशज है हम। और ये ह्यूमन हिस्ट्री का जो एडवांस वर्जन है वो 10,000 साल पुराना है। सवाल एक जवाब दो कि ये भी इनके जैसे ही थे हम लोग भी, तो इनमें से कोई खुद को चेंज क्यों नहीं कर पाया, यही होमोनिडे ग्रुप क्यों चेंज हो रहा था, सर्वाइवल के लिए जेनेटिक चेंजेस हुए, क्यों हुए, इन्हीं ग्रुप में क्यों हुआ। क्लाइमेट तो उनके लिए भी तो सेम था, क्लाइमेट उसके लिए अलग थोड़ी था कि यहाँ ठंडा कर देते हैं शेरों के लिए और इंसानों के लिए नहीं, क्लाइमेट तो सबके लिए सेम है। क्यों ये चेंज हो रहे थे। इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है, कौन आपके शरीर को कंट्रोल करता है, माइंड। माइंड का डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बोलते हैं ना। तो जब आप बाइक चलाते हो, तो आप बाइक चलाता है, कौन कौन चलाता है, कितने सीसी का बाइक है आपका, आपके बाइक कितने सीसी का है, कभी देखा ही नहीं है, 125 सीसी। तो 125 सीसी का बाइक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें उतनी सीसी का है, 125 सीसी का क्या बता रहा है 125 सीसी का बाइक, क्या डिनोट कर रहा है, क्या समझ रहे हो उससे, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक कैपेसिटी, ठीक है। तो क्या उससे पता चलता है, उसके इंजन का पावर कितना है। अगर रॉयल इनफील्ड बुलेट ले आओ तो 350 सीसी का बाइक है ना, तो क्या है उसका, आप देख रहे हो, तो हवा में चलाओ, तूफान में चलाओ, एकदम फुल स्पीड में चलता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है बाइक, पहले इंजन ज्यादा पावरफुल है। वैसे ही इंसान का क्या है, इंजन कौन है माना जाएगा, माइंड को। तो यहां पे बोलते हैं हम लोग क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल धारिता। जैसे जैसे चेंज हो रहा है शारीरिक बनावट में, वैसे वैसे दिमाग की शक्ति भी क्या हो रही है, पावरफुल होते जा रही है। तो इसकी चेक की गई 400, 600, 800, 1200, और सबसे पावरफुल माइंड जो देखा गया आज तक की दुनिया की जितनी भी स्पीसीज है, सबसे ज्यादा इंसानों की है, और उसमें भी होमो सेपियंस सेपियंस की। निएंडरथल की भी अभी नए रिसर्च में आ रहे 1400।
होमो कहीं कहीं पे निएंडरथल का ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन अभी नया जो अभी तक जानते हैं हम लोग सबसे ज्यादा किसका है, होमो सेपियंस सेपियंस का 1600 सीसी। निएंडरथल का साइज बड़ा देखा गया है चाइना में, जो अभी कंकाल मिला है नए रिसर्च में, ठीक है, एनसीईआरटी में भी डाला उसको, तो उसको बोलते हैं क्या, 1600 सीसी, बिकॉज ऑफ देयर माइंड कैपेसिटी वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये दुनिया पर राज करने में क्या हुए, सक्षम हुए इंसान, होमोसेपियंस सेपियंस जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। अब जब झुंड में भी रह रहे हैं, दफनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं, इंसान बढ़िया भोजन वगैरह तलाश रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, भोजन को शिकार किया, छोटा मोटा जानवर मारा, खा गए, अगले दिन शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी क्या गारंटी, क्योंकि बाकी जो जानवर पावरफुल है उनको तो मार नहीं सकते, अपने से कमजोर वालों को ही मारेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है तो नहीं, ठीक है। तो इन्हीं होमोसेपियंस सेपियंस ने शुरुआत की किसकी, स्टोन एज की, पहचान कर, क्योंकि इनको मांस को काटने के लिए कुछ औजार चाहिए था, और औजार क्या होगा, लोहा कोयला ये सब तो है नहीं, तो सामने क्या है, पत्थर है, तो पत्थर भी कौन से, जो पेबल्स जिसको बोलते हैं, चिकने जो नदियों द्वारा बहा के लाए गए पत्थर, उनको ही उन्होंने घिस घिस के क्या किया, औजार बना लिया, जो मांस को काटने में क्या कर सकता था, या उनसे शिकार किया जा सकता था पहले से बेहतर। तो इन्हीं होमोसेपियंस ने क्या स्टार्ट किया, स्टोन एज का। स्टोन एज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, बता दूंगा मैं, ठीक है। इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला फेज कहलाता है पैलियोलिथिक एज, दूसरा मीसोलिथिक एज, और तीसरा नियोलिथिक एज, है ना। तो पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, इंसान है, ये सबसे पहले क्या बना रहे हैं, पत्थर के औजार, छोटे छोटे पत्थर के औजार, पत्थरों को, जो चिकने पत्थर जो होते हैं ना, हार्ड पत्थर थोड़े घिस देंगे, जो नदियों द्वारा बहा के लाएंगे, जो गोल गोल पत्थर हो जाएंगे, उनको पकड़ के थोड़ा घिसना शुरू किया ताकि मांस काटा जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने पत्थर के क्या बनाए, छोटे छोटे औजार बनाए, और इसी समय पे इन्होंने खोज की किसकी, आग की, फायर की, और ये घटना लगभग 10,000 BC की मानी जाती है, अप्रॉक्स। अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा भी लिख दिए हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी का है वो 10,000 BC, जो स्टैंडर्ड किताब से जो है, ठीक है, 10,000 BC, जहां से ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत मानते हैं। तो फायर की खोज से क्या फायदा हुआ, फायर तो पहले भी था ना, जंगल में आग वाग लगती हुई कहीं पे, तो कैसे देखा इंसानों ने, फायर से फायदा क्या हुआ। कभी आप ट्रैकिंग करने गए हो, अरे पहाड़ों पे, तो वहां पे कैंप लगाने से पहले पहला काम क्या करता है, जो कैंप का लीडर होगा, सबसे पहले आग जलाएगा। आग जलाने का फायदा क्या है, सर सबसे पहले तो आग जलाने से जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर दूर रहते। जंगली जानवरों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो क्या है, चाहे शेर हो, चीता हो, बाघ हो, उसको मसाल दिखाओ भागेगा। वो मोगली मूवी देखिए ना, बोलता है ना रेड फ्लावर चाहिए, बंदरों का जो सरदार रहता है, जंगल बुक मूवी का नाम क्या है, जंगल बुक ना, हाँ। रेड फ्लावर पे जो कब्जा कर लेगा वही दुनिया पर राज करेगा। वो रेड फ्लावर किसको बोल रहा है, आग को बोल रहा है। अगर आग पे कब्जा कर लेंगे, और आग पे कब्जा किसने किया, इस समय पे पूरी दुनिया में क्या है, बर्फ ही बर्फ है, इसको बोलते हैं क्या, आइस एज की घटना है ये। और यहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते हैं क्या, केव मैन, गुफाओं में रहने वाला व्यक्ति। कहाँ रहेंगे, जब बर्फ है तो गुफाओं में रहेंगे, है ना। तो ये हुई पैलियोलिथिक एज की घटना। अब यहाँ पे समस्या क्या है, आज की डेट में पर्यावरण को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में, कि क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, और क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ओजोन लेयर को तो भर दिया, जो ओजोन लेयर में जो छिद्र हुए थे उसको तो एक गैस का चैम्बर भेज के साइंटिस्टों ने मेकअप कर दिया। और क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं,
क्योंकि कार्बन इमिशन के कारण अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 1750 ईस्वी से पहले पर्यावरण कोई समस्या थी ही नहीं, इसलिए इस पर चर्चा भी। 1750 ईस्वी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहाँ, इंग्लैंड में। फॉसिल फ्यूल्स जलने शुरू हुए, कोयला जलने लगा, कोयला से कार्बन इमिशन हुआ। इंग्लैंड के बाद अमेरिका, रूस, बाकी सब, इटली, जर्मनी, इस सब का क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इतना कोयला जला कि CO2 इमिशन बहुत ज़्यादा होने लगा, उससे अर्थ का टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ने लगा। ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ने लगा तो अब कह रहे हैं कि 16 डिग्री हो गया, 17 डिग्री हुआ तो सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और सारे ग्लेशियर ही क्या है, फ्रेश वाटर का स्रोत है, जो कि पिघल रहे हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए तो मीटिंग्स हो रही है इतनी ज़्यादा कि बचाना है इसको। ठीक है, तो जब पिघल रहे हैं तो पिघलने से क्या होगा, समुद्र का पानी पिघल के कहाँ चला जाएगा, ग्लेशियर का पानी पिघल के कहाँ चलाएगा, समुद्र में। तो सी लेवल बढ़ जाएगा, तो समुद्र के किनारे वाले जितने स्टेट है वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो वो जो लोग है वो भाग के कहाँ आएंगे, अंदरूनी इलाकों में। अंदर ऑलरेडी क्राउड है, मान लो बांग्लादेश डूब गया तो अभी हम घुसपैठिया भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ ऐसे करके नारा लगा रहे हैं। अब कहाँ भगाएंगे, जब बांग्लादेशी डूब जाएगा तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको देना ही है। ऊपर से जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। पीने का पानी नदियों में कहाँ से आता है, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। ग्लेशियर ही है ना वो, वहीं से तो पानी आ रहा है। अब वही बहुत स्पीड से पिघल गया तो फिर पानी कहाँ से आएगा, बारिश के पानी पर उतना डिपेंडेंट तो है नहीं, कितना बचा लोगे। एक ये समस्या है, तो ह्यूमन क्राइसिस हो जाएगी। और दूसरी समस्या क्या है कि बहुत हजारों लाखों सालों से वायरस का क्वालिटी क्या है कि अगर उसने ह्यूमन कांटेक्ट नहीं किया तो डेड अवस्था में रहेगा। वायरस को वरदान है पता नहीं कौन सा, जैसे कोरोना आया था तो क्या बोलते थे, किसी से टच मत करो, हाथ वाथ नहीं मिलाओ, छीको नहीं, क्यों, क्योंकि वो संक्रमण फैलता है उससे। तो ग्लेशियर अगर पिघलेगी तो जो वायरस डेड अवस्था में है और फिर कांटेक्ट में आएंगे तो फिर से एक्टिव हो जाएंगे। तो एक कोरोना ने इतनी तबाही मचाई और ऐसे ही 2-4 वायरस फैले, तो सोचो मेडिकल कॉस्ट क्या होगा, कौन जवाबदेही होगा इसका। इसलिए तो इसको रोकने की प्रयास किए जा रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर किसी भी कीमत पे क्या है, पहले नहीं। हेलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, कहाँ है, ठीक 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 है, ले आओ। ठीक है, तो उस समय की जो समस्या है, अभी तो समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। और उस समय की समस्या क्या है, ग्लोबल आइसिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल आइसिंग नेचुरल फिनोमेना है, ये अपने आप प्रकृति खुद करती है, लेकिन ये करती है हजारों लाखों साल में। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर रहे हैं वो ह्यूमन के कारण हो रहा है। तो जो घटना 10,000 साल बाद घटनी है, 5,000 साल बाद घटनी, वो अगले 500 सालों में हो सकता है, 100 सालों में ही क्या हो जाए। दुनिया परेशान है ना ग्लोबल की, बर्फ पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है। इसीलिए तो कार्बन क्रेडिट, नेट जीरो, भारत ने क्या घोषणा की है कि किस साल तक हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे, कार्बन नेट जीरो। अरे मोदी जी भाषण दे के आए अभी, बताओ 2070 का टारगेट रखा है। करंट अफेयर्स में आएगा क्वेश्चन कि 2070 तक भारत क्या हो जाएगा, कार्बन नेट जीरो इमिशन हो जाएगा। यानी कार्बन जितना हम पैदा करेंगे उतना क्या करेंगे, ऑब्जर्व भी कर लेंगे। इसका मतलब ये, ऐसे का मतलब ये नहीं कि कार्बन निकलेगा ही नहीं, निकलेगा। भूटान इकलौता कंट्री है जो क्या है, नेगेटिव कार्बन, वो जितना उत्सर्जन करता है उससे ज्यादा ही क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, देखेंगे। तो मेसोलिथिक एज में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या है, बर्फ जमी हुई है, सब जगह जमा हुआ है। लेकिन ये 0 डिग्री क्या, इक्वेटर है ना, जो 2 भागों में अर्थ को बांटता है। इक्वेटर वाले इलाके में बर्फ पिघलनी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। तो जब बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगी, नदियां। मौसम गर्म, मौसम ट्रांजिशन फेज में है ना, मौसम गर्म हो रहा है। अब अभी तक क्या था, पूरा ठंडा था तो लोग गुफाओं में रह रहे थे। अब जब मौसम अच्छा होगा, शुष्क होगा, ड्राई होगा, तो लोग गुफाओं से निकल के क्या आएंगे, बाहर मैदानों में आएंगे, बाहर। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, 2 काम करेंगे। एक तो बाहर निकल के आएंगे और थोड़ा सा फाइन, अब पत्थर के औजार बेहतर किस्म के बनाना शुरू करेंगे। अब दोनों साइड से घिसेंगे उसको, पहले एक साइड से घिस रहे। पत्थर के औजारों का नाम अलग अलग है, ब्लेड, ब्यूरिंग, चॉपर, चापर, ये सब आपके उतना काम नहीं आता, बट मैं समझा दे रहा हूं। और दूसरा ये क्या करेंगे, जब नदी बनेगी तो फिशिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, मछलियां भी आएगी। ठीक है, और ये घटना लगभग मानी जाती है क्या, अप्रोक्स 7000 BC की।
अप्रॉक्स 7000 BC। तो 10,000 साल से 7,000 साल, 3,000 साल बाद हमने इतना चेंज किया, ठीक है। और लगभग 3000 BC से 600 BC तक, यानी न्यूलिथिक एज, 3000 BC के आसपास हम लोग क्या है, अब एडवांस टूल्स बनाने शुरू करेंगे। पत्थर के औजारों की साइज बड़ी हो जाएगी, लंबाई बड़ी हो जाएगी, और बेहतरीन किस्म के औजार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा शार्प, पहले से बेहतर। साथ में क्या करेंगे, इसी समय हम लोग खेती करना शुरू कर देंगे, चावल की खेती। भारत में सबसे पहले खेती कौन सा फसल उगाया गया? धान, कोल्डिवा में, ठीक है। और इसी समय पे आविष्कार होगा किसका? व्हील का, चक्के का, न्यूलिथिक एज में, ठीक है। और जब खेती होगी, चक्का का आविष्कार हो जाएगा, तो बाकी जानवरों को पालने की जरूरत पड़ेगी। तो जो पहला जानवर हमने पालतू बनाया है उसका नाम क्या है? गाय। गाय को नहीं पालतू बनाया रे, सबसे पहला जानवर कुत्ते को पालतू बनाया। गाय तो बहुत बाद की चीज है, वैदिक पीरियड की है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में पहला एनिमल कौन आएगा? कुत्ता ही। क्यों? क्या खासियत है कुत्ते की? कुछ भी खा लेता है, ये खासियत है। हाँ, ये भी एक खासियत है। हाँ, वफादार है, लॉयल है कुत्ता। लॉयल्टी, उस पे कुछ एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं है। लॉयल्टी भी साथ रहने का सबूत नहीं है। मान लो कि कोई दोस्त है आपका, आपके लिए जहां गोली चलेगी तो खड़ा हो जाएगा आगे आगे आगे, लेकिन उसको मेंटेनेंस कहेगा भैया तुम ही हमको देखना, खाना पीना। वो दिन भर में 1000 रुपया खा जाता है, पान परा, गुटखा, बियर, लेकिन वो आपके लिए जान देने को तैयार है, लेकिन उसका खर्चा आपको देना है। आप कमाते ही 50,000 हो, लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा है, मान लो 25,000 खर्चा है, तो कैसे मेंटेन करोगे? बहुत लॉयल है। तो लॉयल्टी सबूत नहीं है साथ रखने का। साथ में क्या है? जीरो में कुत्ते को रखने का कोई खर्चा ही नहीं है। कुत्ते, आजकल लोग मॉडर्न में क्या है कि बेड पे सुला लेते हैं कुत्ते को बगल में, ये सब अमीरों के चोचले हैं। पेडिग्री खाओ, कुत्ता कब मांगता है पेडिग्री खाओ भाई? जो खिला दो उसको चलेगा, खा के जूठा, फिर चिकन तुम खाओ, हड्डी उसको दो, उसी में कुत्ता लपलपा के खुश रहेगा एकदम, जीभ एकदम निकाल के, हाँ भैया क्या मालिक है मेरा, जब देखो पूछ हिलाएगा, है कि नहीं? कुत्ता को कुछ नहीं चाहिए। पहले के जमाने में वेदों में और शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ता छूने लायक नहीं है, घर के बाहर रखा जाता था, भौंकता था, पहरा देता था, वफादारी है, जीरो मेंटेनेंस है। तो वैसे जानवर को क्यों ना अपने साथ रखे? भेड़िया जो है कुत्ता परिवार का कहा जाता है ना, वो साथ में रहना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहला जानवर हमने बनाया क्या? पालतू कुत्ते, क्योंकि वो लॉयल था, जीरो मेंटेनेंस था, सूंघने की शक्ति उसके पास थी, खेतों की रखवाली कर सकता था। अब जब फार्मिंग करेंगे लोग, तो फार्मिंग क्या अकेले कर लेंगे? फार्मिंग करेंगे तो क्या है, बीज बोएंगे, बीज बड़ा होगा, पौधा बनेगा, 4 महीना 5 महीना, फिर उसका फसल कटेगा। तो एक उम्मीद भी तो रहेगी कि आज बोए हैं तो 4 महीना बाद काटेंगे। अब फार्मिंग ऐसा तो नहीं कि पहले बहुत मात्रा में हो रहा था, धीरे धीरे करके यहाँ तक आया ना। तो यही पे जन्म होता है क्या, जब सब लोग साथ में रहने लगोगे, एक ही काम, एक ही मकसद होगा, तो आपस में कुछ भाव वगैरह आएगा ना कि भाई हमारा आदमी हेल्प कर रहा है, इमोशंस जागेंगे। तो इमोशन से क्या होगा? एक कल्चर का निर्माण होगा। जितने भी पर्व त्योहार है, आज भी दुर्गा पूजा, दशहरा, जैसे जो मनाते, देखो कहीं ना कहीं या तो फसल कट रही होगी तब फसल मनाते, पर्व त्योहार मनाते हैं, नहीं तो फसल की बुआई हो रही होगी। पूरी दुनिया में धर्मों ने पर्वों को अपनाया है, धर्म ने पर्व नहीं बनाए हैं। लोग गलत सोचते हैं। त्योहार पहले से थे, जब धर्म नहीं था ना तो भी त्योहार थे, क्योंकि लोग फसल बोएंगे तो काटेंगे तो खाने पीने को मिलेगा ना, तो खुशी जाहिर करेंगे ना कि भाई इतना मेहनत किया और फसल पैदा हो गई। तो त्योहार तो ट्राइबल सोसाइटी भी मनाते हैं जहां पे कोई धर्म नहीं है। तो बाद में धर्म का जन्म हुआ तो धर्म ने क्या किया? पर्व त्योहार एक्सेप्ट कर लिया कि भाई दुर्गा पूजा आ रहा है, कब होगा? फसल कटने के बाद होगा। देखो इसलिए बिहार यूपी में चैती दुर्गा पूजा भी होता है, एक शारदीय भी होता है, दो क्यों हो रहा है? दोनों टाइम पे देखो फसल कट रही है या फिर बुआई हो रही है। तो सारे त्योहार फसलों के टाइम पे ही मनाए जाते हैं, और यहीं पे संस्कृति का जन्म होता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि संस्कृति में क्या समझते हो, तो क्या बोलोगे? कल्चर क्या है? कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब संस्कृति है, संस्कृति का मतलब
वो तो हिंदी है ना, मतलब क्या है कुछ। ये बिहार यूपी के बच्चों का एक कॉमन नाटक रहता है, इंग्लिश का हिंदी बता दो कहेगा सर यही मतलब। अरे वो तो हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब क्या, संस्कृति मतलब बोलते हो ना। जैसे कि हम और आप कितने भी फ्रेंडली हो जाए तो आप मेरे कंधे पे हाथ रख के नहीं बोलोगे और भाई हिमांशु बताओ, एक मर्यादा है ना। ये आपने पापा आपको बोलते होंगे कि बेटा, बाप बेटा तो दोस्त होता है, डायलॉग सुना ना पापा लोगों का, कि बेटे का बाप का जूता अगर बेटे के पैर में आ गया तो बेटा बेटा कह रहा। लेकिन किसी दिन पापा से बोल दो कि पापा बियर पीने का मन कर रहा है, तो तुरंत बाप बन जाता है। तुम अपना सीक्रेट बताओ। अभी सनी देओल बोल रहा था कि पापा हमेशा बोलते हैं कि हम लोग दोस्त हैं। एक बार बता दिया मैंने कुछ भावनाओं में आके, जैसे भैया को बताता हूँ, बस हो गई कुटाई। तो पापा कितने भी दोस्त है तो एक मर्यादा है उनसे। जितना आप आपस में बात कर लोगे कुछ भी हमसे नहीं कर सकते, अपने पापा से तो बिल्कुल नहीं। चाहे मैं कितना भी कह दूं कि अरे मैं टीचर थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा सीनियर हूँ, तो बोलता ही हूँ मैं कि मुझे टीचर बन के मत पढ़ो मेरे से, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जो मन में आए पूछो। लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन आ ही जाती। तो कल्चर क्या है, जैसे मैं मिला, इंडियन आदमी मिलता है तो क्या हाथ जोड़ता है, ये हमारा कल्चर है। फॉरेनर मिलेगा तो क्या है, हाथ मिलाएगा। हिंदू औरतें शादी करेगी तो सिंदूर लगाएगी, ये कल्चर है। मुस्लिम औरतें नहीं लगाएगी, वो बुर्का पहनेगी। तो बैठने उठने का ढंग, खाने पीने का ढंग, पहनावा ओढ़ावा, ये सब किसका हिस्सा है, कल्चर का। आचार व्यवहार रीति रिवाज, ये सब। अब कोई लड़की शॉर्ट्स पहन के घूमे तो बोलते हैं ना कि अरे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। क्यों बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर है, क्योंकि हमारी संस्कृति का हिस्सा ये नहीं है। जैसे ही मैं साड़ी बोलूं तो कहाँ के लोग पहनते हैं, इंडिया के। लिट्टी चोखा बोलूं अभी तो पहला दिमाग में इमेज क्या आता है, तो लिट्टी चोखा रोड पर नहीं मिल रहा है क्या, तुम लोग खाए भी होगे, यहाँ भी मिल रहा है। मसाला डोसा, ये डोसा, तो तुरंत मेरे पे तमिलनाडु आएगा दिमाग में। तो डोसा दिल्ली में नहीं मिल रहा है क्या, मिल रहा है। तो यही तो कल्चर है कि कुछ पार्टिकुलर चीज हम उससे क्या करते हैं, डिनोट कर। और यही कल्चर जब डेवलप होता जाता है समय के साथ, जब उसमें दो पॉइंट आ जाते हैं, जब टेक्निकल सुप्रीमेसी आ जाती है। सुन लेना, अगला टॉपिक कनेक्टेड है इससे। टेक्निकल सुप्रीमेसी आ जाती है और इकोनॉमिक लेवल पे क्या हो जाते हैं, अस्टेबल हो जाते हैं, समृद्ध हो जाते हैं। तो कल्चर धीरे धीरे कन्वर्ट होता है किसमें, सिविलाइजेशन, सभ्यता। कल्चर किसमें कन्वर्ट होता है, सभ्यता। तो जो आपको मैंने सेकेंड टॉपिक, पहला टॉपिक क्या था, स्टोन एज, और सेकंड टॉपिक क्या है, ये सब टॉपिक आपस में कनेक्टेड। आपको बोलता ना कि सर समझ में नहीं आता, याद नहीं होता, उसका रीजन यही है कि आप समझते नहीं है, रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन कनेक्टेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से थोड़ा सा डिफरेंस का, ये भी कनेक्टेड है, वैदिक पीरियड भी कनेक्टेड, सब यहां से लेकर सारे टॉपिक कनेक्टेड है। एक पढ़ोगे तो दूसरा अपने आप समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो चल ही रहा है जिंदगी जय श्री राम बोल के, उल्टा जा रहा हूं नहीं। हाँ तो ये तो टॉपिक तो खत्म होने दो, ठीक है। तो कल्चर से सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम जब भी बात करेंगे तो उसमें दो चीजें क्लियर आएगी, टेक्निकल और इकोनॉमी। कल्चर डिनोट करता है हमारे वैल्यू सिस्टम का, कि आपके मूल्य आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हो, बगल में कोई आदमी भूखा मर रहा है, तो आपको हिट होगी बात, भले आप दो नहीं इसको, लेकिन आपको बुरा चल वो ठीक से पिज्जा पचेगा नहीं। नहीं होता है। अब कुछ लोग आदमी जानवर की तरह है तो बात अलग है, इंसान को तो नहीं पचता भाई, हमें तो नहीं होता है। अगर हमसे कोई आदमी कह दे कि मैं भूखा हूं रियल में, अब बहुत बार ठगाया हो भी इस मामले में, फिर भी अफसोस नहीं है, जाने दो, कोई मांग लिया है खाने के लिए तो उसको मना नहीं कर। तो यही तो मूल्य है ना, जीवन का मूल्य क्या है कि आप अपने साथ अपने आस पड़ोस परिवार दोस्त का भी ख्याल रखते हो। और कल सिविलाइजेशन किसको डिनोट करता है, मटेरियलिस्टिक चीजों, कि कितनी समृद्धि आपके पास है। मटेरियलिस्टिक, भौतिकतावादी जिंदगी। देश की जीडीपी क्या है, कितनी अमीरी है, क्या संसाधन हमारे पास है। पर्सनल लेवल पे देखे तो घर है, बंगला है, गाड़ी है, 2-4 गर्लफ्रेंड है, हैं? भौतिकतावादी जिंदगी है ना, कि जितना ऐशो आराम मिल सके। तो कल्चर से सिविलाइजेशन बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो एक सिविलाइजेशन में बहुत सारे कल्चर होते हैं, एक कल्चर में बहुत सारे सिविलाइजेशन नहीं होते। सिविलाइजेशन की शर्त क्या है,
टेक्निक और इकोनॉमी। जैसे आपने कभी सुना है बिहार की सभ्यता, दिल्ली की सभ्यता, भारत की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। कभी लोकल लेवल पर सभ्यता का निर्माण नहीं होता। तो एक सिविलाइजेशन में बहुत सारे कल्चर है। आ रहा है समझ में? ठीक है। एक और बात, कल्चर को बनाने में रोल किसका है? किसके कारण कल्चर बनता है? समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये। किसके कारण बनता है? समाज, धर्म। धर्म कल्चर बनाने में, जैसे कि आप जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, इसको ये आपके धर्म ने बताया आपको पहनने के लिए है? ग्रुप ऑफ पीपल ने। तो क्यों रहा ऐसा? आखिर क्यों सऊदी अरेबिया और मुसलमान लोग बुर्का पहनते हैं? धर्म का पहनावे ओढ़ावे और खान पान से कोई लेना देना नहीं है। एक कहावत कही जाती है कि ज्योग्राफी क्या करती है? ज्योग्राफी लोगों को क्या करती है? डिवाइड करती है, बांटती है आपस में। और इकोनॉमी के कारण लोग क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आते हैं। इकोनॉमी जोड़ती, ज्वाइंट करती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप भारत का नक्शा ले लो। ये भारत है हमारा। नीचे क्या है? तमिलनाडु। ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। इधर क्या है? बंगाल। और इधर क्या है? गुजरात। आप एग्जाम्पल लो, गुजरात का मुस्लिम और गुजरात का हिंदू, और बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू। अगर संस्कृति देखो तो गुजरात का मुस्लिम ज्यादा करीब है गुजराती हिंदू के, नेचुरल लेवल पे। जो ढोकला और थेपला दोनों खाते हैं, नहीं खाते? कपड़े भी लगभग सेम टाइम के पहनते हैं। इस्लामिक में जब इस्लामिक प्रभाव ज्यादा पड़ता है तो जबरदस्ती खाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, पहले सुन लो। बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू भी कल्चरली क्या है? ज्यादा कनेक्टेड है। आप बंगाली औरतों को देख लो, मुस्लिम औरतों को, तो वो भी टीका लगाएगी, सिंदूर लगाएगी, क्योंकि कल्चर क्या है? बंगाली कल्चर। हाँ, बहुत सारी मुस्लिम औरतें भी सिंदूर लगाती हैं, लेकिन सब नहीं लगाते, क्योंकि जब इस्लाम का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। तमिलनाडु का जो ब्राह्मण है और जो जम्मू कश्मीर का कश्मीरी ब्राह्मण है, दोनों एक जैसे दिखते हैं क्या? दोनों बहुत अलग है। क्यों है? तो लेकिन दोनों ब्राह्मण ही है, धर्म तो एक ही है। यहाँ भी धर्म तो ही, बंगाली मुस्लिम गुजराती मुस्लिम में समानता होनी चाहिए थी, दोनों को सेम चीज खाना पीना चाहिए था। अगर इस्लाम धर्म ही माने तो फिर अलग अलग क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफी सबकी अलग है। यहाँ पे क्या है? गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जैसे से ऊपर आता है ठंडा पड़ता है, तो यहाँ के लोग थोड़े काले काले, थोड़े कपूरी काले। रेसिज्म नहीं है, मैं ज्योग्राफी के अनुसार बता रहा हूँ, रेसिज्म का। और यहाँ के लोग गोरे गोरे। सऊदी अरेबिया में कहते हैं कि इस्लाम में शराब पीना हराम है। तो क्या धर्म के कारण शराब पीना हराम है? तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों मना किया है शराब पीने से इस्लाम में? कुछ रीजन होगा ना। क्योंकि इस्लाम का जो जन्म हुआ है, इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ है? अरब कंट्री में ना। तो मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर में तुम ओल्ड मॉन्क पियोगे, डेली पियोगे, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाओगे डेड मॉन्क में। 50 डिग्री टेम्परेचर में तुम शराब पियोगे तो शराब बॉडी को ऑब्जर्व कर पाएगा क्या? लेकिन यही शराब जाएगी रसिया, और शराब दवा बन जाएगी वो, क्योंकि वहां पे पड़ता है क्या? ठंडा। तो अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए शराब जरूरी है। मैं नखोटिका गया था और मैंने 2 जगह देखा, मैंने इतने बच्चे से लेके इतने बड़े तक सब एक साथ बैठे हैं, 2-2 पैक सब लगा रहे, पूरी फैमिली। शराब नहीं, वो चाय है। भारत में शराब पीने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे शराब लोग नशे के लिए पीते हैं, जो गलत है। ठीक है, तो शराब इसलिए बैन किया। सिगरेट बैन नहीं है इस्लाम में, शराब बैन। लोग ये समझते नहीं। बुर्खा, सऊदी अरब के लोग बुर्खा पहनते हैं, औरतें बुर्खा पहनती है, और वहां के जो मर्द शेख लोग देखो, वो भी क्या है? पूरा व्हाइट देखो शेखों को, यहाँ भी कपड़ा बांधे रहते हैं। यहाँ भी क्यों बांधे रहते हैं? क्योंकि वहां पे आंधियां चलती है,
बालू उड़ेगा, पूरा शरीर झुलसा, इतनी गर्मी है तो अपने चेहरे को आप कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन इस माइंडसेट के लोग चले आते हैं उठ के कहाँ, इस माइंडसेट के लोग चले आते हैं उठ के भारत जैसे देश में, और यहाँ भी कहते हैं अपनी औरतों को कि तुम बुर्का पहनो, जबकि यहाँ पे जरूरत है कि इसीलिए बोलते हैं कि आप धार्मिक तो हो गए, समझ नहीं है आपको, क्योंकि वहां पे जो धर्म में जो बातें लिखी गई वहां की ज्योग्राफी के धर्म को कोई मतलब नहीं, इस्लाम को क्या मतलब है, तुम बुर्का पहनोगे बिकनी पहनो क्या फर्क पड़ता है, धर्म को कोई लेना देना नहीं है। यूरोप में तो पूरा पहन रहे, फोन कर रहे बात कर लो, धर्म को क्या मतलब है। लेकिन ज्योग्राफी के अनुसार कपड़े डिसाइड होते हैं, ज्योग्राफी के अनुसार खाना पीना डिसाइड होता है। कुछ कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं है, कोई भी कपड़ा खराब नहीं। आप बिना समझे से भारत जैसे देश में बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हम लोग जबरदस्ती क्या पहन रहे हैं, जींस। अब जींस पहनेंगे तो स्किन प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग होती है, पसीना चलता है। यूरोप के लोग टाइट कपड़े पहनते हैं, चलता है, क्योंकि वहां का पसीना, ठंडे मुल्क के लोग। तो जब हम अपने कल्चर को और ज्योग्राफी को समझे बिना ही चुपचाप दूसरे का कल्चर फॉलो कर लेते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हम लोग पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हालत यह है कि फ्रोजन वेजिटेबल खा रहे हैं। तुम्हारे बगल के खेत में दुनिया भर का मूली गाजर उपज रहा है हरा हरा धनिया पत्ता, हम उसको फ्रोजन कर रहे। दिल्ली में जाओ मेट्रो में फ्रोजन फूड रखा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, अरे सैंडविच वगैरह, जब तुम खुद फ्रेश बना बना के खा सकते हो। यूरोप में नहीं है व्यवस्था, इसलिए लोग फ्रोजन करते हैं। फ्रोजन का कल्चर क्या है, और क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद वहां पे वो चीज खाने को मिलेगी नहीं, तो जमा के रख दो ताकि खराब नहीं। हमारे यहाँ बिहार यूपी में क्यों खा रहे हैं लोग ये सब फालतू की चीजें, अपना खाओ। तो यही बात है कि आप विदेशी प्रभाव में आके अपने मूल्य को क्या करते हैं, खो देते हैं। आपको वहां का चीज अच्छा लगता है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या करती है, डिवाइड करती है, इकोनॉमी लोगों को जोड़ती है। कल्चर बनाने में रिलीजन का कोई रोल नहीं है, रोल है किसका, ज्योग्राफी।